नमस्कार साथियों। ओनली जीएस बे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए। इसकी 40 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 41वीं क्लास है और जो घटना चक्र नागरिक शास्त्र बुक है उसकी अंतिम क्लास है साथियों। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 126 है, हिंद स्वराज किसने लिखी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 128, वन ईयर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन राय के द्वारा। वन ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया नामक पुस्तक की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। इस किताब के माध्यम से एम एन राय ने गांधी के असहयोग आंदोलन की मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 129 है, गीता रहस्य किसने लिखी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 130 है, द आइडियो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। साथियों, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को परंपरागत संकुचित दायरे के बाहर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। प्रश्न नंबर 131 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 132 है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का वह भाग है जिसमें उन रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ
सान्याल थे। प्रश्न नंबर 133 है, द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 134 है, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बैंथम। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक बेंथम ने लिखी है। इसी पुस्तक में बेंथम ने लिखा है कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। ऐसी कार्य जो मानव को ज्यादा से ज्यादा सुख प्रदान करे वह उपयोगी है। इसी को आधार मानकर बेंथम कहते हैं कि वह समाज अच्छा होता है अधिकतम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 135 है, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा बर्ट्रैंड रसेल, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए साथियों ये प्रश्न स्टार तारांकित है। पॉलिटिकल्स आइडियल्स 1917 नामक पुस्तक के लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 136 है, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अपने ग्रंथ। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लेवियाथन में। साथियों थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है, जो उसने अंग्रेजी में लिखी। लोकिया धन में ही हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। माइकल ओकसार्ट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है, लेकिन क्लेरेंडन हॉब्स के समकालीन विचारक थे जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। प्रश्न नंबर 137 है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़कर। साथियों वर्ष 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई। गांधी ने समुद्र तट के एक गांव डांडी, गुजरात जाकर नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न नंबर 138 है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक था। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो।
डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। यह पुस्तक 1750 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखी गई। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद 1751 ईस्वी में किया गया। रूसो ने इस पुस्तक में प्रकृति बनाम समाज के बारे में अपने दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया था। यह विचार उसके बौद्धिक जीवन में आगे भी जारी रहा। प्रश्न नंबर 139 है, द रिफ्लेक्स ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो होते हैं। तो उसका सही जवाब बनेगा भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। साथियों, दी रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। जॉर्ज सोरेल फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने क्रांतिकारी श्रमिक संघवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सोरेल ने अपनी पुस्तक में मिथकों एवं हिंसा की उत्कृष्टता पर बल दिया। सोरेल के अनुसार मिथक वस्तुओं का यथार्थ वर्णन नहीं है बल्कि कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। सोरेल के अनुसार वर्ग संघर्ष में सर्वहारा की सफलता आम हड़ताल द्वारा भयावह एवं हिंसक क्रांति के निर्माण पर निर्भर करता है। साथियों, अगला टॉपिक है हमारा विविध। तो आइए चलते हैं विविध का पहला प्रश्न देखते हैं। घटना चक्र नागरिक शास्त्र की जो आज हमारी जो श्रृंखला है वो अंतिम सांसें ले रही है, क्योंकि आज ये इसका अंतिम क्लास है और ये घटना चक्र नागरिक शास्त्र की जो पुस्तक है वो आज संपूर्ण हो जाएगी। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन ने। साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को
रद्द कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि के दो दंगे उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआ खाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। प्रश्न नंबर 4 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने। साथियों, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राय। साथियों, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 6 है, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। साथियों, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार इस पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थीं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में बनी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को ही प्राप्त है।
प्रश्न नंबर 8 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिनका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों का सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्री श्रीनिवास शास्त्री जी के, देवधर एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवा पैदा किए। एम सी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अलाद कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। प्रश्न नंबर 9 है, दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन कर नेता कौन था? तो इसका सही जवाब बनेगा आरएसएस। दीपा मेहता फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। दीपा मेहता की विवादित फिल्म वाटर के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने सहयोगी संगठनों के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। मणिबेन गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिला नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों की समर्थक रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें सही कथन देखना है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। सही है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से शाखा है। सही है। इसकी शक्तियां केवल सिफारशी प्रकृति की हैं। सही है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है। सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद से पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इस अधिनियम का नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर है। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो वर्ष 1993 के अधिनियम से ही शक्तियां प्राप्त कर कार्य करती हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसका एक अध्यक्ष
एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर होती हैं। राष्ट्रीय मानव हितकर आयोग की शक्तियां सिफारिश प्रकृति की होती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्राभिमुखी है क्योंकि। इसका सही जवाब बनेगा उपर्युक्त सभी। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, सही है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, सही है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है, सही है। इसलिए सही जवाब बनेगा उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है, यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान आदि। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एक एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नांकित में कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अविनाशी। परवर्ती संसद को किसी राज्य के बनाम को बदलने का अधिकार, केंद्र संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार, ये पुनर्गठन की व्यवस्था है, जबकि इसमें अविनाशी व्यवस्था नहीं है। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति का वर्णन करता है। ए, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। राज्य का निर्माण कर सकेगी। बी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। सी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। डी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ई, किसी राज्य के नाम से परिवर्तन कर सकेगी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचा दी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक प्रशासन। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के शासकों को वृहत क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए एक वृहद सेना की आवश्यकता थी। मुगलों ने सैनिक प्रशासन में रुचि दिखाई और उसे वर्गों में बांटकर प्रशासन का संचालन किया। उनके उत्तरवर्ती अंग्रेजों ने भी कमोबेश उसी सैनिक व्यवस्था को अपनाकर 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। स्वतंत्र भारतीय प्रशासन में आज भी सैनिक प्रशासन के लक्षण
दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दिए गए वक्तव्यों में कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। 25वां संविधान संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त आय को सीमित करता है। प्रश्न नंबर 16 है, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। वर्तमान में 29 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको केंद्र द्वारा प्राप्त राशि का 90% अनुदान एवं 10% बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजन वर्ग की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र की गणना विश्व के महानतम लोकतंत्र में होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में दिनों दिन पारदर्शिता आने की वजह से भारत को लोकतांत्रिक चुनाव दर चुनाव निखरता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में राजनीति से आम जनों को मोहभंग होता जा रहा है, जिसका कारण राजनीतिक दल जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाना है। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्न हैं। निर्धनता, सांप्रदायिकता, जाति की राजनीति, अपराध का राजनीतिकरण और निरक्षरता आदि। प्रश्न नंबर 18 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 के अनुसार, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अनुसार। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी कराने में असफल होता है तो राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि सत्ता संभाले। या यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं
चल सकती है। प्रश्न नंबर 19 है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संघात्मक। भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकत्र नागरिकता आदि। प्रश्न नंबर 21 है, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वह है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन में आम चुनाव के कारण कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्ष में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे सेवे कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। स्वराज दल को कमजोर कर एवं भारतीयों की उभरती राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना भी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन 1921 से 22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। बाकी विकल्प देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना सही है। विदेशी वस्तुओं सरकारी कार्यक्रमों का वाहिश करना सही था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सही था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की भी योजना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई एवं स्वदेशी को कई
प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश अधिकारियों के अपमान संबंधित कोई प्रस्ताव, कार्यक्रम असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। प्रश्न नंबर 23 है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नांकित में कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लिखित नहीं है? इसका सही जवाब बनेगा नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। बाकी काम का अधिकार सम्मिलित है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना सम्मिलित है, गोवध निषेध सम्मिलित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना जैसा कि तत्व नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है। यद्यपि संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद वर्णित हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी कारक की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जबकि अनुच्छेद 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 गोवध निषेध करने का प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन। स्वराज्य के अर्थ को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा, स्वराज्य एक पवित्र शब्द है। वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन, स्वशासन और आत्म संयम है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी का या सूचकता का अर्थ देता है। वह अर्थ स्वराज्य शब्द में नहीं है।
प्रश्न नंबर 27 है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावित मॉन्टेस मॉन्टेड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरे शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में वर्ष 1927 से 1927 के मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक मिलता रहा। प्रश्न नंबर 28 है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बैठ जाना। विनम्र मर्यादा विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग सदन के किसी सदस्य द्वारा जब वह जिस दल से चुनकर आया है उसका पक्ष त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर्प्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर्प्रदन कहलाती है। बैठ जाना अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कहा कह सकता है, वह प्रक्रिया बैठ जाना कहलाती है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 एक एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में कौन एक सदन का सदस्य बिना सदस्य का सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो वह होगा भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 30 है, लोक सेवाओं में नियुक्त का कौन सा तरीका नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा लोक सेवाओं में नियुक्त का कौन सा तरीका नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार सही है, केवल साक्षात्कार ये भी सही है, केवल लिखित परीक्षा ये भी सही है, लेकिन निर्वाचन इसमें सम्मिलित नहीं है।
चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनौती है, जबकि लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का आयोजन होता है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसका सही जवाब बनेगा 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान ने अपनी चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। प्रश्न नंबर 32 है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। किसी राज्य का प्रथम नागरिक वहां का राज्यपाल होता है तथा कर्नाटक की प्रथम प्रजा भी वहां के राज्यपाल हैं। प्रश्न नंबर 33, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित है। जिसका सही जवाब बनेगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसके द्वारा बंदीकरण अधिकारों का आदेश दिया गया और बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम पार्टी। प्रश्न नंबर 36 है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ के सभी अधिकारियों को उनके अधीनस्थ होते हैं। राष्ट्रपति राजदूतों, उच्च आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। अन्य देशों के साथ होने वाली संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। प्रश्न नंबर 37 है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वाइमर संविधान से। संविधान आपातकाल के समय मूल अधिकारों का
स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से गृहीत किया गया है। प्रश्न नंबर 38 है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता के दर्शन में निहित है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय और सम्मान अपेक्षित है। प्रश्न नंबर 39 है जाति संहार है, तो इसका सही जवाब बनेगा सामूहिक हत्या। जाति संहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों जो एक कुल, वर्ग या जाति से संबंधित हों की सामूहिक हत्या से है। ये हत्याएं अकारण निजी स्वार्थ हेतु अथवा अपराध या युद्ध जनित हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 40 है आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। परमाणु दायित्व विधेयक संसद में वर्ष 2010 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत भारत को भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायित्व तय किया जा सकेगा। इस कानून के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। प्रश्न नंबर 41 है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2005 में। साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष इस दिन मनाते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 43 है भारत में अंतरराज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 1963 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2017 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसे परिषद के 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 44 है, आईपीसी का मतलब है, तो इसका सही जवाब बनेगा इंडियन पिनल कोड। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता से होता है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों को परिभाषित और दंड का प्रावधान करती है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण नियम इस वर्ष पारित किया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम समस्त देश में लागू किया और वर्ष 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर जारी किया गया। इस कानून द्वारा अपद्रव्यीकरण तथा झूठे नाम से खाद्य पदार्थों को बेचना दंडनीय है। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार भारत में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। प्रश्न नंबर 47 है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं उनके बीच में, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच। प्रश्न नंबर 48 है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान द्वारा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। साथियों ये नागरिक शास्त्र की जो सीरीज है वो अब अंतिम सांसें ले रही है और कुछ ही समय में ये संपूर्ण हो जाएगी। प्रश्न काल में नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था तथा यहाँ का राजा आनुवांशिक होता था। वर्ष 2006 के लोकतांत्रिक आंदोलन के पश्चात राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तांतरित कर दी तथा 24 अप्रैल 2006 को संसद की पुनर्स्थापना हुई। 18 मई 2006 को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता का उपयोग करके नई प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकार में कटौती कर दी तथा नेपाल को एक
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा 28 मई 2008 को नेपाल को आधिकारिक रूप से एक संघीय गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 50 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, इसने 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यपालिका की शक्तियां, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपयुक्त सभी सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान राजकीय आचरण का विधान है जो यह निर्धारण करता है कि राज्य में विविध अंगों का क्या आचरण है। संविधान का संबंध राज्य की सरकार के स्वरूप, संगठन शक्ति, विविध अंगों, उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों और शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंधों तथा उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है। साथियों, ये जो घटना चक्र की सीरीज थी वो अब समाप्त हो चुकी है। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।